शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। मेरा नाम तो कुछ और है, लेकिन आप मुझे हैदर अली कह सकते हैं। मेरी पैदाइश पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद लाहौर में हुई। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। जब जरा बड़ा हुआ तो मेरे वालिदैन ने मुझे बताया कि पाकिस्तान के लिए हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं और ये कि पाकिस्तान हमारे और हमारी आने वाली नस्लों के लिए किस कदर कीमती है। मेरे वालिद साहब के माँ बाप और बहन भाइयों को सन 47 में जब पाकिस्तान बन रहा था तो दंगों और बलवों में शहीद कर दिया गया। सिवाय मेरे वालिद साहब के उनके खानदान का कोई आदमी जिंदा न बचा। उन्होंने मुझे तहरीक पाकिस्तान के पूरे पस मंजर से आगाह किया और बताया कि पाकिस्तान तारीख की एक अटल हकीकत है। अक्सर कहा करते थे कि पाकिस्तान का क़याम उसी रोज अमल में आ गया था जब सरजमीन सिंध का पहला शख्स मुसलमान हुआ था। मैं भी फर्स्ट ईयर में ही था कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उसके चंद रोज बाद मेरी वालिदा भी अल्लाह को प्यारी हो गई। मैंने एक दफ्तर में मुलाजिमत कर ली और प्राइवेट तौर पर FA का इम्तिहान पास कर लिया। मॉरिशस आइलैंड में मेरे वालिद साहब के गहरे दोस्त कश्मीरी शॉलों का कारोबार करते थे। वो एक बार लाहौर आए और मुझे ये कहकर अपने साथ मॉरिशस ले गए कि तुम वहाँ मेरे पास आ जाओ, वहाँ बहुत कॉलेजेस हैं, आगे जितना जी चाहे पढ़ते रहना। मॉरिशस में भारतीय सनतकार और ताजिर बड़े कारोबार करते हैं। मैं वहाँ एक कॉलेज में दाखिल हो गया। इस कॉलेज में अंग्रेजी के अलावा हिंदी और किसी हद तक संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी। चुनाचे मैं 2 साल में हिंदी लिखना, पढ़ना और बोलना सीख गया। संस्कृत जबान से पूरी वाकफियत तो न हो सकी, इतना हो गया कि अगर कोई संस्कृत बोल रहा हो तो मैं मतलब निकाल लेता। मॉरिशस में ही मैंने एक बंगाली मुसलमान खातून से शादी कर ली और मशरकी पाकिस्तान में आ गया। ढाका में मैंने नवादिरात का छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दिया। बंगाली बीवी होने की वजह से मुझे बंगला जबान बोलनी, पढ़नी और लिखनी भी आ गई। हमारे यहाँ कोई औलाद न हुई, ये अल्लाह की मर्जी थी और मैंने सोच लिया था कि अगर अल्लाह ने औलाद की नेमत देनी होगी तो ज़ेबुन्निसा से ही देगा। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। ज़ेबुन्निसा मेरी बंगाली बीवी का नाम था। हमने ढाका की मीरपुर की आबादी में एक छोटा सा मकान किराए पर ले रखा था और सब्र और शुक्र के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। उन्हीं दिनों मशरकी पाकिस्तान में सियासी जलसे जुलूस निकलने लगे। सियासत की मुझे कुछ ज्यादा समझ बूझ नहीं थी। अपने दिन इस्लाम और वतन पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत थी और उसकी सलामती और इस्तेहकाम को सब पर मुकद्दम समझता था। मेरी बीवी ज़ेबुन्निसा भी पाकिस्तान से मोहब्बत करती थी। वो अक्सर कहा करती थी, बंगाल में हिंदू शुरू ही से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करता रहा है। अगर मशरकी पाकिस्तान न बनता तो मगरबी बंगाल का अमीर हिंदू यहाँ के सारे कारोबार पर कब्जा कर लेता और बंगाली मुसलमानों को कहीं सर छुपाने की जगह न मिलती। ढाका में रहते हुए मैंने ये देखा था कि मशरकी पाकिस्तान की मईशत और दरसगाहों पर भी हिंदू बंगालियों का कब्जा था। मुसलमान स्कूलों में हिंदू बंगाली उस्ताद थे जो कि मुसलमान बच्चों को अपनी तालीमात देते और नतीजतन उन्हें अपने दीन इस्लाम से दूर रखते। मशरकी पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन मुसलमान लीडरों को इस बात का एहसास था, चुनाचे उनकी वजह से हिंदू दब कर रहते थे। खुलकर इस्लाम दुश्मनी की बात नहीं करते थे, मगर उन्हें भारत की हिंदू हुकूमत की पूरी मदद हासिल थी और वो अंदर ही अंदर मशरकी पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने की नापाक कोशिशों में बराबर लगे हुए थे। सादा दिल और मुहिब्बे वतन बंगाली मुसलमान बनिए के इन हथकंडों से बेखबर थे। चुनाचे मशरकी पाकिस्तान में भारत का तरबियत याफ्ता एक ऐसा लीडर नमूदार हुआ जिसने बंगाली मुसलमानों के दिलों में गैर बंगाली मुसलमानों के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया। इसका नतीजा बहुत जल्द सामने आ गया और सारे मशरकी पाकिस्तान में हंगामे शुरू हो गए। ये हंगामे फसादात की शक्ल इख्तियार कर गए। मीरपुर की आबादी बिहारी, पंजाबी और पठान मुसलमानों पर मुश्तमिल थी। यहाँ बज़ाहिर कोई खतरा नहीं था, मगर शहर के दूसरे इलाकों में भारतीय प्रोपेगेंडे और गद्दारों के वरगलाए हुए सादा लौह बंगाली, पंजाबियों, बिहारियों और पठानों पर कातिलाना हमले कर रहे थे। इनमें भारत के भेजे हुए हिंदू बंगाली और मुक्ति बाहिनी के हिंदू भी शामिल थे। मुक्ति बाहिनी भारत की कमांडो फोर्स के तरबियत याफ्ता फौजी थे। ये सफेद कपड़ों में बॉर्डर क्रॉस करके हजारों की तादाद में मशरकी पाकिस्तान में दाखिल हो गए थे। जगह जगह बम फेंकने और आग लगने की वारदातें हो रही थी। मैंने ज़ेबुन्निसा को लाहौर अपने चचा के पास भेज दिया। ये मैंने बड़ी अक्लमंदी की थी क्योंकि मशरकी पाकिस्तान के हालात रोज बरोज बिगड़ते जा रहे थे। सितंबर 1971 में फौज ने मशरकी पाकिस्तान को मुक्ति बाहिनी से साफ कर दिया। हालात बेहतर हो गए। लाहौर से मेरी बीवी का खत आया कि मैं लाहौर आ जाऊं। मैंने उसे लिखा कि यहाँ हालात नॉर्मल हो गए हैं,
कुछ रोज में मैं तुम्हें भी ढाका बुलवा लूंगा। मैं ज़ेबुन्निसा को ढाका बुलवाने का प्रोग्राम तय कर चुका था कि भारत ने मशरकी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इस बार मुक्ति बाहिनी के साथ साथ भारतीय फौज की कमांडो फोर्स भी मशरकी पाकिस्तान में दाखिल हो गई। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे दोहराने की जरूरत नहीं। सब जानते हैं कि किस तरह गद्दारों के टोले की साजिश से मशरकी पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन गया। मैं भी दूसरे पंजाबियों, बिहारियों और पठान मुसलमानों के साथ वहां फंस कर रह गया था। वहां मुझ पर क्या गुजरी और मैं जान बचाकर किस तरह दलदलों, सांपों और दुश्मनों से भरे हुए जंगलों और दरियाओं, नदी नालों को उबूर करता नेपाल और वहां से पाकिस्तान पहुंचा, ये एक अलग इबरतनाक दास्तान है। इस हौलनाक सफर की दास्तान फिर कभी सुनाऊंगा। जंग बंदी हो गई थी। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था। पाकिस्तान में हालात नॉर्मल हो रहे थे। मैं अभी तक अपनी बीवी ज़ेबुन्निसा के साथ चचा के घर में ही था। मुझे नवादिरात के कारोबार का तजुर्बा था। मेरे पास इतना सरमाया नहीं था कि लाहौर में अपनी कोई दुकान या शोरूम खोल सकता। मैंने फेरी लगाकर नवादिरात की फरोख्त का काम शुरू कर दिया। इन नवादिरात में सिंध की अजरकें, बलूचिस्तान की टोपियां, सूबा सरहद की खुशनुमा मिट्टी के बर्तन, पंजाब की फुलकारियां और डेकोरेशन पीसेस होते थे। मैं ये चीजें शहर के फैशनेबल इलाकों में ले जाकर फरोख्त करता। मेरा कारोबार चल निकला और मैंने लाहौर के एक मोहल्ले में छोटी सी दुकान किराए पर लेकर उसको शोरूम में तब्दील कर दिया। मैं और मेरी बीवी ज़ेबुन्निसा क़नात पसंद थे। हमारे कोई औलाद भी नहीं थी। मैंने एक अलहदा मकान किराए पर ले लिया था। हमारी जरूरतों के मुताबिक आमदनी हो रही थी। हम बड़े मुतमईन थे। फिर ऐसा हुआ कि भारत ने अपने दहशतगर्द पाकिस्तान में भेजने शुरू कर दिए। पब्लिक जगहों पर बमों के धमाके होने लगे। दहशतगर्द क्लैशनकोफें, पिस्तौलें और गन्ने लेकर घरों में दाखिल हो जाते और बेगुनाह लोगों की तड़पती खून आलूद लाशें छोड़कर फरार हो जाते। हमारा दुश्मन हमें आपस में लड़ाकर मुल्क में खाना जंगी और इंतशार की फजा पैदा करना चाहता था। चुनाचे मुख्तलिफ दीनी फिरकों के लीडरों को कत्ल कर दिया गया। फिर इस किस्म की वारदातें शुरू हो गईं कि तखरीबकार स्कूटरों पर सवार होकर शहर के बारौनक बाजार में नमूदार होते, एकदम फायरिंग करके बेगुनाह शहरियों को हलाक करके फरार हो जाते। मस्जिदों में नमाज पढ़ते नमाजियों पर बम फेंके जाते। खुदा की इबादत में मशगूल नमाजी खून में लथपथ तड़पते रह जाते। सिनेमा घरों के बाहर, बस अड्डों और शॉपिंग सेंटरों में बम के धमाके होते और बेगुनाह शहरी मौत की नींद सो जाते। शहरों में जगह जगह पुलिस तैनात कर दी गई थी, मगर इसके बावजूद दहशतगर्दों की वारदातें कम न हुई थी। पुलिस कई दहशतगर्दों को पकड़ती और मौके पर भी हलाक कर देती, मगर मरने वालों की जगह दूसरे तखरीबकार आ जाते। पुलिस की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये तखरीबकार भारत के बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होते थे। भारत में इन लोगों को दहशतगर्दी और तखरीबकारी की ट्रेनिंग देने के लिए खुफिया ट्रेनिंग कैंप कायम थे। ये तखरीबकार पाकिस्तान में मुसलमान बनकर गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करके दाखिल होते थे। यहाँ इनके खुफिया अड्डे बने हुए थे जिनका पुलिस सुराग नहीं लगा सकी थी। ये भारतीय तखरीबकार पाकिस्तान में बाज जराइम पेशा अफराद को रुपए पैसे का लालच देकर अपने साथ मिला लेते। पुलिस किसी तखरीबकार को मौका वारदात पर अगर काबू कर लेती थी तो वो हर किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त कर लेता, मगर ये न बताता कि उसका ताल्लुक भारत की किस पाकिस्तान दुश्मन तंजीम से है। वो मर जाता मगर जबान न खोलता। इसके बावजूद पुलिस ने तखरीबकारों के एक दो अड्डों पर छापा भी मारा, मगर वो ऐन वक्त पर फरार होने में कामयाब हो गए। उनके मुखबरों ने उन्हें पहले ही खबर कर दी थी। हमारा दुश्मन पाकिस्तान को तरक्की करते नहीं देख सकता था। अपनी नापाक साजिशों से वो पाकिस्तान में सियासी और माशी इंतशार की फजा पैदा करने के साथ साथ मजहबी मुनाफरत भी फैला रहा था और भाई को भाई से लड़वा रहा था। ये हालात देखकर मैं और मेरी बीवी ज़ेबुन्निसा कभी कभी तो बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाते। जिस मुल्क को हमने इतनी कुर्बानियां देकर हासिल किया था उसको नुकसान पहुंचे ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, मगर हम मजबूर थे। कभी कभी तो मेरा खून खौल उठता और जी चाहता कि इन दहशतगर्दों और भारतीय तखरीबकारों का अपने तौर पर सुराग लगाऊं और फिर एक एक करके इन सब को गोलियां मारकर हलाक कर डालूं, मगर मैं अकेला क्या कर सकता था। बस नमाज पढ़कर खुदा के हुजूर दुआ करता कि ऐ रब्बुल इज्जत, ये मुल्क पाकिस्तान तेरे नाम पर शहीद होने वालों की निशानी है। ये तेरे दीन इस्लाम का कला है। तू इसकी हिफाजत फरमा और हमारे दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर दे। लेकिन दुश्मन सिर्फ दुआ मांगने से नीस्तो नाबूद नहीं हो जाया करते। इसके लिए बाकायदा मंसूबाबंदी के साथ मैदान जंग में उतर कर जान की परवाह किए बगैर लड़ना पड़ता है। मैं पाकिस्तान की सलामती के लिए और इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर लड़ने मरने को भी तैयार था, मगर मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैदान जंग क्या है और मुझे किस मकाम पर दुश्मन से लड़ना है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि दुश्मन सामने नहीं आता था, छुप छुप कर हमले कर रहा था। आखिर दुश्मन पाकिस्तान को निश्तो नाबूद करने का मुझे मौका मिल गया, मगर इसके लिए मुझे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। मुझे अपनी जिंदगी की वाहिद साथी और बेइंतहा मोहब्बत करने वाली बीवी से हमेशा हमेशा के लिए महरूम होना पड़ा। एक रोज मैं सुबह के वक्त अपने शोरूम जाने लगा तो मेरी बीवी ज़ेबुन्निसा ने कहा, मुझे बाजी कौसर के यहाँ छोड़ते जाएं, उसने मुझे बुला भेजा है। मैंने कहा, मेरा स्कूटर खराब है,
मैं खुद रिक्शे में जा रहा हूँ। बाजी कौसर का घर शहर के दूसरे किनारे पर है। मेरी बीवी ने कहा, बाजी कौसर के हाँ 13 नंबर वैगन बिल्कुल सीधी जाती है, मुझे आप वैगन में बिठा दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। ज़ेबुन्निसा ने चादर ओढ़ी और मेरे साथ घर से निकल पड़ी। नौकरानी घर पर कामकाज में मसरूफ थी। मेरी बीवी ने उसे ताकीद करते हुए कहा, मैं 2 घंटे तक आ जाऊंगी, तुम कहीं मत जाना। हम वैगन स्टॉप पर आ गए। 13 नंबर वैगन सवारियों से भरी हुई थी। अगली सीट पर औरत बैठी हुई थी। पिछली सीट पर भी 3 औरतें सवार थीं। मैंने ज़ेबुन्निसा से कहा, दूसरी बस में चली जाना, मगर कंडक्टर ने पिछली सीट की औरत को जरा इधर उधर खिसका कर ज़ेबुन्निसा के लिए जगह बना दी। ये सारा एहतमाम उसकी मौत के लिए किया जा रहा था, क्योंकि उसका आखिरी वक्त आ गया था। मेरी बीवी वैगन की पिछली लंबी सीट पर 3 औरतों के दरमियान बैठ गई। कंडक्टर ने बस की बॉडी पर हाथ मारकर कहा, चलो जी। वैगन शालामार की तरफ चल पड़ी। मैं अपने शोरूम पर जाने के लिए किसी खाली रिक्शे का इंतजार करने लगा। अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। सड़क के किनारे दरख्तों और बिजली के तारों पर बैठे हुए परिंदे शोर मचाते उड़ गए। जमीन अपनी जगह से हिल गई। मैं नीचे गिर पड़ा। पीछे देखा तो मेरे हल्क से बेख्तियार चीख निकल गई। जिस वैगन में मैंने अपनी बीवी को अभी 10 सेकंड पहले सवार करवाया था, उसके परखचे उड़ चुके थे। हर तरफ धुआं ही धुआं और शोले ही शोले थे। चीखों की आवाजें बुलंद हो रही थी। मैं पागलों की तरह जलती हुई वैगन की तरफ भागा। लोगों ने मुझे पकड़ लिया। वैगन के मुसाफिरों की लाशों के टुकड़े हर तरफ बिखरे पड़े थे। वैगन धड़ाधड़ जल रही थी। आग के शोले इस कदर तेज और बुलंद थे कि किसी को उनकी तरफ जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लोग खौफजदा होकर खड़े फटी फटी निगाहों से वैगन के शोलों को तक रहे थे। मैं चीख चीख कर ज़ेबुन्निसा को पुकार रहा था। मैं हर एक से कह रहा था, वैगन में मेरी बीवी है, खुदा के लिए मुझे उसे बचा लेने दो। मैं बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था, मगर लोगों ने मुझे बाजुओं और कमर से इतनी जोर से पकड़ रखा था कि मैं वैगन की तरफ एक कदम भी न बढ़ सका। शोले इतने जबरदस्त थे कि अगर मैं वैगन के करीब जाता तो जलकर मर जाता। मैं रोते रोते बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ खबर नहीं क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं लाहौर के म्यो अस्पताल के जनरल वार्ड में बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मेरे बाएं हाथ पर पट्टियां बंधी थीं। पता चला कि मैं जल्दी वैगन के करीब चला गया था और आग से मेरा मांस झुलस गया था। वैगन में 25 सवारियां थीं, जिनमें से सिर्फ 2 सवारियां शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ी जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला थीं। ये दोनों मर्द थे। वैगन में 5 औरतें सवार थीं, जिनमें एक मेरी बीवी ज़ेबुन्निसा भी थी। वो सारी की सारी जलकर राख हो गई थी। किसी दहशतगर्द ने वैगन की पिछली सीट के नीचे ताकतवर बम थैले में छुपा रखा था, जो वैगन के चलने के 10 सेकंड बाद धमाके से फट गया और वैगन के परखचे उड़ गए। मेरे पास मेरे चचा चची बैठे थे। ये सारी बातें उन्होंने मुझे बताई और मेरी बीवी की अलमनाक मौत पर गहरे रंज और गम का इजहार करने लगे। मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी का चेहरा था और मेरे होंठों पर जैसे खामोशी की मोहर लग गई थी। मैं सबका मुंह तकता था और किसी से कोई बात न करता। 3-4 दिन तक मेरी यही हालत रही। चौथे दिन मैंने अपने चचा से कहा, अंकल मैं घर जाना चाहता हूँ। वो मुझे अपने यहाँ ले गए। मैं उस घर में नहीं जाना चाहता था जहाँ मेरी बीवी मेरे साथ रहती थी। मैंने अपने शोरूम पर जाना शुरू कर दिया, मगर मेरा दिल अपनी बीवी के गम से बोझल था। मैं वापस अपने घर आ गया था। उस घर की हर शय मुझे मेरी बीवी की याद दिला रही थी। मेरी बीवी दूसरी बेगुनाह औरतों और मर्दों के साथ दुश्मन के दहशतगर्दों की भेंट चढ़ गई थी। कारोबार में अब मेरा जी बिल्कुल नहीं लगता था। बस जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखने के लिए दुकान के शोरूम में आकर बैठ जाता। हर वक्त जहन में यही सोचता रहता कि किसी तरह वो दहशतगर्द मेरे हाथ आ जाए जिसने वैगन में बम रखा था, तो मैं उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूं। दहशतगर्दी के वाकयात कुछ ज्यादा ही होने लगे थे। पुलिस हर जगह तैनात थी। सिक्योरिटी के इंतजामात भी बहुत सख्त कर दिए गए थे। एक दिन शहर के एक सिनेमा हॉल के स्कूटर स्टैंड पर बम फटा, जिससे 3 शहरी शहीद और 10-15 जख्मी हो गए। उसकी खबर अखबार में छपी तो इस खबर से मुझे मालूम हुआ कि पुलिस ने एक दहशतगर्द को पकड़ लिया है, जो जख्मी हालत में अस्पताल में पुलिस की हिरासत में है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यही वो दहशतगर्द है जिसने वैगन में धमाका करके मेरी बीवी को हलाक किया है। मैंने उसी वक्त इस दहशतगर्द को जान से मार देने का फैसला किया। मैं इस दहशतगर्द से अपनी बीवी और दूसरे मासूम बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों की हलाकत का इंतकाम लेना चाहता था। मैं उसी रोज दोपहर के बाद शोरूम से उठकर सीधा उस अस्पताल में पहुंच गया जहां दहशतगर्द जख्मी हालत में जेरे इलाज था। अस्पताल के एक मुलाजिम से पूछा कि जिस दहशतगर्द को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले रखा है वो किस वार्ड में है। उसने बताया कि दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 11 में चले जाओ। अस्पताल की दूसरी मंजिल पर प्राइवेट मरीजों के कमरे थे। एक कमरे के बाहर 2 पुलिस कांस्टेबल राइफलें कांधों पर लटकाए खड़े थे। एक सिविलियन कपड़ों वाला आदमी स्टूल पर बैठा हुआ था। वो खुफिया पुलिस का आदमी लगता था। मैं इन लोगों के सामने नहीं जाना चाहता था। मेरा प्रोग्राम कुछ और था। मुझे शक था कि पुलिस इस दहशतगर्द का बयान लेगी। जब वो सेहतयाब हो जाएगा तो अदालत में उसका चालान पेश करके उसका रिमांड ले लेगी। उस पर मुकदमा चलेगा और उसके सिवा और कुछ नहीं होगा कि दहशतगर्द को 6-7 साल की सजा हो जाए। वो मेरी बीवी ज़ेबुन्निसा का कातिल था। मैं खुद अपने हाथों से उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाकर अपने इंतकाम की आग ठंडी करना चाहता था।
मैं अपनी बीवी और बम के धमाके में शहीद होने वाले दूसरे बेगुनाह पाकिस्तानियों के खून का बदला भी लेना चाहता था। मुझे मालूम था कि अगर मैं पुलिस के सामने चला गया और बाद में पुलिस को कमरे के अंदर दहशतगर्द मरा हुआ मिला तो कुदरती तौर पर पुलिस को मुझ पर शक पड़ जाएगा और वो मुझे तलाश करके गिरफ्तार करेगी। मुझे गिरफ्तारी से बचना था। मैं उसके साथ वाले वार्ड के वरांडे में गया। यहाँ से कमरा नंबर 11 की पिछली खिड़की साफ नजर आ रही थी। खिड़की के साथ लोहे का बड़ा पाइप ऊपर छत तक चला गया था। ये पाइप छत पर से बारिश का पानी नीचे ले जाने के लिए लगाया गया था। नीचे छोटा सा बागीचा था। मैंने सोचा कि रात के अंधेरे में इसी पाइप के जरिए खिड़की में से कमरे के अंदर जा सकता हूँ। खिड़की उस वक्त भी खुली थी और चूंकि गर्मियों का मौसम था इसलिए मुझे यकीन था कि खिड़की रात को भी खुली होगी। मैं इस किस्म की संगीन वारदात के लिए बिल्कुल अनाड़ी था। मैं इस तरह कभी किसी मकान की खिड़की पर नहीं चढ़ा था और फिर मैं एक आदमी को कत्ल करने जा रहा था। प्रोग्राम तो बना लिया मगर दिल में सख्त खौफ भी महसूस होने लगा। अगर मौके पर पकड़ा गया और मैंने दहशतगर्द को कत्ल भी कर दिया तो मुझ पर मुकदमा चलेगा और उम्र कैद तो जरूर हो जाएगी और कत्ल साबित हो जाएगा तो मैं बच नहीं सकूंगा। अगर अपनी बीवी के कातिल दहशतगर्द को कत्ल करने में नाकाम रहा और पकड़ा गया तो मुझ पर मुकदमा चल सकता है और मैं कैद से नहीं बच सकता। मैं कैद से नहीं घबराता था, सिर्फ इस बात का अंदेशा था कि अगर मैं अपनी बीवी के कातिल को कत्ल करने में नाकाम रहा और पकड़ा गया तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा, मेरी बीवी का कातिल बच जाएगा और मुझे 6-7 साल की सजा हो जाएगी। ये सारी बातें मेरे जहन में थी। चुनाचे मैंने दिल में तय कर रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं खिड़की के रास्ते दहशतगर्द के कमरे में दाखिल होते ही उस पर चाकू के पै दर पे वार करने शुरू कर दूंगा और वहाँ चाहे कैसी ही सूरत हाल पैदा हो जाए मैं दहशतगर्द को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो खुद तो जख्मी हालत में पड़ा होगा और जान बचाने के लिए मज़ाहमत नहीं कर सकेगा। कमरे में पुलिस का कोई सिपाही यकीनी तौर पर नहीं होगा, सिर्फ नर्स वगैरह होगी, वो भी डर कर भाग जाएगी। अब सिर्फ ये सोचना बाकी रह गया था कि क्या मैं एक जिंदा आदमी पर कातिलाना हमला कर सकूंगा, क्या मैं उसके सीने में चाकू घोंप सकूंगा। ये काम मौका वारदात पर मुश्तइल होकर तो मैं कर सकता था, लेकिन बाकायदा मंसूबाबंदी करके किसी को कत्ल करते हुए मेरा हौसला जवाब दे सकता था। ताहम मैंने ये कहकर अपने आप को इस वारदात के लिए तैयार कर लिया कि ये दहशतगर्द मेरी बीवी का कातिल है। इसने न जाने इससे पहले बमों के धमाके करके कितने मासूम लोगों का खून किया होगा। ये पाकिस्तान का दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन मुल्क का भेजा हुआ तखरीबकार एजेंट है। इसको खत्म करना मेरा फर्ज है। शाम के वक्त मैं शोरूम बंद करके घर आ गया। नौकरानी मेरे वास्ते खाना वगैरह पका कर चली जाती थी। मैंने सोचा कि बाजार से नया और तेज चाकू खरीद कर लाना चाहिए। फिर इस ख्याल से ये इरादा मुलतवी कर दिया कि किसी को शक न पड़ जाए। हालांकि लोग चाकू वगैरह खरीदते ही रहते थे, लेकिन चूंकि मैं इस चाकू से एक आदमी को कत्ल करने वाला था इसलिए कुदरती तौर पर मेरे दिल में वसवसे पैदा हो रहे थे। घर के बावर्ची खाने में एक छुरी पड़ी थी जिससे नौकरानी सब्जी वगैरह काटती थी। मैंने उसका जायजा लिया। ये छुरी ज्यादा बड़ी नहीं थी ना छोटी थी, इसका फल भी बड़ा मजबूत और तेज था। मैं उसे अपनी कमीज के अंदर आसानी से छुपा सकता था। मैंने दहशतगर्द को कत्ल करने के लिए इस आला कत्ल का इंतखाब किया। अब मैं चाहता था कि दिन के वक्त एक बार फिर अस्पताल जाकर जाए वारदात का मुशाहिदा करूं और ये देखूं कि नीचे जो लोहे का पाइप ऊपर छत तक जाता है क्या मैं आसानी से उस पर चढ़कर खिड़की तक पहुंच सकूंगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।